आ जाओ भाई लोग पढ़ने के लिए आ जाओ। यार तुम्हें पता नहीं है कि हमारे तरफ कितना मौसम ख़राब है भाई। पिछले 8-10 घंटे से बारिश हो ही रही है। लाइट का तो ठिकाना नहीं है। अब क्या करें। मोबाइल के फ्लैश लाइट से ही वीडियो बना रहा हूँ। कैसा क्वालिटी आ रहा है ज़रा नीचे बताना तो। भाई मौसम साथ नहीं दे रहा है तो क्या दिक्कत है। हम लोग के पास अपना जुगाड़ है, अपना उपाय है। हम लोग अपना काम कर ही लेते हैं। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया हम लोग पिछले पार्ट में ये देखे थे कि नेपोलियन अपना नेपोलियनी कोड लेकर निकल चुका था अपना राजपाट बढ़ाने के लिए। अब दुनिया के मतलब यूरोप के दूसरे देश लोग सोच रहे थे कि अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, नेपोलियनी कोड कितना मस्त है। ये भी हम अगर हमारे देश में आ जाए तो हमारे देश में तो आज़ादी मिल जाएगी। सब कोई नेपोलियन को वेलकम किए। नेपोलियन आ आ आ हमारे देश में आ जा। देश जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, ये सब देश नेपोलियन को वेलकम कर रहे थे कि आ जाओ नेपोलियन, हमारे देश में भी राज करो, हमारे देश में भी लिबर्टी ले आओ। क्योंकि इसका नेपोलियनी कोड बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन भाई आने के बाद ये बहुत सारा गलत गलत कांड करने लगा, जिसके कारण लोग इससे हेट करने लगे। जा नेपोलियन जा जा जा। यार ये क्या चल रहा है। कबूतर आ और कबूतर जा वाला ये कोई कबूतर थोड़े, ये तो नेपोलियन है। इसने टैक्स बढ़ाया था, इंक्रीज्ड टैक्सेशन। यार ये टैक्स बढ़ाने पर भी विवश था क्योंकि इसे लड़ाई जीतना था। यार लड़ाई लड़ना था। लड़ाई लड़ने में हथियार सब नहीं खरीदोगे तो फिर लड़ाई तो हार ही जाओगे। तो हथियार, उसके बाद जो लड़ाई लड़ रहा है उसको खाने पीने के लिए भोजन रोटी सब खरीदना है, तो उस सब में पैसा लग रहा था, तो ये टैक्स बढ़ाया। सेकेंड चीज़ सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब क्या होता है। देखो यार नेपोलियन टैक्स बढ़ा रहा है तो इसका तो लोग विरोध करेंगे और फिर न्यूज़पेपर सब में भी कुछ कुछ छापेंगे कि नेपोलियन ये सब अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा कह के। तो नेपोलियन ने दिमाग लगाया, बोला कि यार न्यूज़पेपर मेरे कंट्रोल में कर लेता हूँ। मान लो न्यूज़पेपर में इतना बड़ा जगह में नेपोलियन का बुराई लिखा हुआ है तो इतना बड़ा जगह को हटा देता था। न्यूज़पेपर छपने से पहले उससे उसका चेकिंग होता था। चेकिंग में यही सब किया जाता था कि नेपोलियन के विरोध में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको हटा दिया जाए। तो इसको बोलते हैं सेंसरशिप। अच्छा थर्ड चीज़ यह किया था। देखो यार इसको युद्ध लड़ना था। युद्ध लड़ना है तो सैनिक का तो ज़रूरत होगा और डेली सैनिक मारे जा रहे हैं तो क्या किया जाए। सैनिक कहाँ से बुलाया जाए। रोज़ रोज़ थोड़े ना कोई फ़ोटोकॉपी मशीन से सैनिक को फ़ोटोकॉपी कर रहा है, ऐसा थोड़े होगा। ये लोगों को बोलने लगा कि तुम आ जाओ मेरे सैनिक में और मेरे तरफ से लड़ो। तो आदमी लोग इसका बाप का थोड़े ना नौकर है कि इसके सैनिक में आके लड़ेगा कि। तो नेपोलियन लोगों को फोर्स करने लगा कि तुम आओ लड़ो। ज़बरदस्ती एकदम फौज में आदमी लोग को उतार दिया जाता था। ए चाचा तुम भी चलो लड़ने के लिए, तुम भी नेपोलियन का आर्मी हो कह के आदमी लोग को पकड़ उकड़ के ले जाता था लड़ने के लिए। यार ये सब तो बहुत गलत बात है। किसी को ऐसा फोर्स थोड़े ना करना चाहिए। यही सब कांड के चलते लोग नेपोलियन से हेट करने लगे। यार किसी से कुछ काम करवाना है ना तो प्रेम से काम करवा लो चलेगा, लेकिन अगर जोर ज़बरदस्ती करते हो उसके बाद तो अंजाम बुरा ही होता है। भाई थोड़ा सा इस कहानी को पॉज करते हैं और हम लोग चले जाते हैं मिड 18th सेंचुरी में। यूरोप का क्या हालत था इसे देखने के लिए। मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 के आसपास यूरोप में क्या चल रहा था। भाई उस समय यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब चलो यार आज मैं तुम्हें अच्छा से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि नेशन स्टेट किसे कहते हैं। वैसा कंट्री जिसका एक एग्जैक्ट बाउंड्री हो, जैसे कि हमारा इंडिया का एक एग्जैक्ट बाउंड्री है। दूसरा कि उस देश के लोग में कॉमननेस हो। कॉमननेस मतलब जैसे कि कोई एक लैंग्वेज ऐसा हो जो कि पूरे देश में बोला जाता है। उस देश के जनता में एक कॉमन आइडेंटिटी हो कि हाँ हम भारतीय हैं, हम इंडिया के लोग हैं। ऐसा यार उस समय ना एक देश, कोई भी देश को उठा लो, वो छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था और सब राज्य के अलग अलग राजा होते थे। अलग अलग राजा अपना अपना अलग अलग करेंसी भी चलाते थे। अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली बोला जाता था। कोई एक ऐसा भाषा नहीं था जो कि पूरे देश के कोई भी एक देश में बोला जाए, ऐसा कोई भाषा नहीं था। वहाँ से कोई भी देश का दो आदमी को उठा लो कहीं पर से भी और दोनों को आपस में बात करने बोलो तो वो लोग सही से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन लोगों का देश में कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं था। अभी हमारे देश का ही एग्जांपल ले लो। हमारे देश में कहीं से भी इंसान को उठा लो, वो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के सारे लोग हिंदी जानते हैं। भाई हमारे देश में एक लैंग्वेज कॉमन है जो कि हिंदी है। हिंदी से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम कहीं से भी हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, कहीं से हो, लेकिन हिंदी तुम समझ रहे हो। नेशन स्टेट में और एक चीज़ होता है कि पूरे देश का सिर्फ एक ही रूलर हो और वो रूलर
देश के लोगों के द्वारा चुना गया हो, मतलब डेमोक्रेटिक हो। भाई अभी मैं जो जो चीज़ बताया ना, ये चीज़ यदि कोई भी देश में हो तो वो देश नेशन स्टेट कहा जाता है। भाई अभी तुम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये सब देश देख रहे हो ना, उस समय ये सब कुछ नहीं था। यहाँ पर छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, वहाँ पर राजा सब बैठल था, अपना राज्य में टैक्स उक्स कलेक्ट करके बस बॉसगिरी दिखाता था। उस समय पूरे यूरोप में ऑटोक्रेटिक रूल चलता था, मतलब राजा महाराजाओं का रूल चलता था। उस समय वही जमाना ही था यार समझ रहे हो ना। ये सब बात 1750 के आसपास की है ना, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। उस समय के यूरोप का हालत को देखने से ऐसा लगता था कि उस समय यूरोप के कोई भी कंट्री में यूनिटी नहीं है, कोई भी कंट्री में एक लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। यार एक देश में अलग अलग सिक्के चलते थे तो फिर कहाँ से कॉमन आइडेंटिटी बोलोगे भाई। एक देश में अलग अलग सिक्का चल रहा है, क्या बात है भाई। यहाँ पर तुम्हारे किताब में एक एग्जाम्पल है हैब्सबर्ग एम्पायर का, जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरी में रूल करता था। तुम्हारे किताब का इस एग्जाम्पल को देख के पढ़ के तुम समझ सकते हो। भाई थोड़ा संभल के पढ़ना, जीभ पलट जाएगा नहीं तो, पहले से सावधान कर दे रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे द ऑटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, यही हम लोग पढ़ेंगे। यार ऑटोक्रेसी क्या होता है भाई, सोसाइटी में जो अपर स्टेटा के लोग होते हैं ना, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि लैंड ओनर्स, राजशाही परिवार, राजघराने के लोग, ये सब अपर स्टेटा में आते हैं, तो इस सब को एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। भाई ये न्यू मिडिल क्लास है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में जानेंगे, पहले एरिस्टोक्रेसी के बारे में जान लेते हैं। यार यूरोप में ना यही लोगों का चलता था, लोग यही लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते थे। यार ये लोग ना जनसंख्या में तो कम थे, क्योंकि अमीर आदमी लोग कम ही ना रहेंगे यार, गरीब आदमी लोग ना ज़्यादा रहेंगे। ये लोग जनसंख्या में कम थे, लेकिन इन लोगों के पास लैंड बहुत ज़्यादा था, मतलब लैंड मतलब ज़मीन ज़्यादा था। ये लोग फ्रेंच बोलते थे। क्यों फ्रेंच बोलते थे? देखो भाई, ये लोग अपर स्टेटा के लोग थे, और अपर स्टेटा लोगों के बैठना उठना, बातचीत, मेल मिलाप, ये सब अपर स्टेटा के लोग से ही ना होगा। तो फ्रेंच बोलना थोड़ा प्रोफेशनल लगता था, और इन लोगों का काम देश से बाहर लोगों के साथ होता था, तो उन लोगों से बातचीत करने के लिए ये लोग फ्रेंच का ही यूज करते थे, क्योंकि अपना गांव का भाषा से बात करेंगे तो ये लोग तो समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल में हम दोनों का ही ले लेते हैं। देखो यार, तुम और हम आपस में हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अगर मैं अपने गाँव का भाषा बोलने लगूँ तो तुम नहीं समझ पाओगे। तो ये लोग इसी तरीके से, जैसे हम लोग हिंदी से बात कर रहे हैं, इसी तरीके से ये लोग फ्रेंच से बात करते थे। समझ गए? आगे देखते हैं। यार इन लोगों का जनसंख्या तो समाज में कम है, तो इन लोगों को तो आपस में जुड़ा रहना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में शादी कर लेते थे। एक दामाद बन जाता था, दूसरा ससुर बन जाता था, ऐसे में ये लोग आपस में कनेक्टेड रहते थे। बहुत जान लिए एरिस्टोक्रेसी के बारे में, अब हम लोग जानेंगे गरीब लोगों के बारे में कि गरीब लोग कैसे रहते थे। देखो भाई, जो लोअर स्टेटा के लोग रहते थे ना, जो गरीब रहते थे, उन लोगों का समाज में पॉपुलेशन ज़्यादा था, जनसंख्या ज़्यादा था, लेकिन उन लोगों के पास ज़मीन बहुत कम था यार। उन लोगों को समाज में जो अपर स्टेटा में है ना, तो उन लोगों के घर काम करने के लिए जाना पड़ता था, फ्री में भी काम करवा लेते थे। बाप रे बाप। समाज में जितने भी गरीब लोग थे, ये लोगों का ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही था, मतलब ये लोग खेती करके ही अपना ज़िंदगी गुजारते थे। अब हम लोग जानेंगे द न्यू मिडिल क्लास के बारे में। ये न्यू मिडिल क्लास कहाँ से आया भाई? एक तो गरीब लोग थे, एक दो अमीर लोग थे, ये लोग कहाँ से आए? देखो यार, यूरोप है ना, तो यूरोप के वेस्टर्न साइड में टाउन बसना चालू हुआ, इंडस्ट्रीज लगना चालू हुआ, डेवलप होना चालू हुआ। यूरोप के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में तो अभी एग्रीकल्चर ही ज़्यादा होता था, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुआ, टाउन सब बसना शुरू हुआ। तो उस समय गरीब से जो थोड़ा सा ऊपर स्टेटा के लोग थे ना, थोड़ा सा ऊपर, तो उन लोगों को मौका मिल गया आगे बढ़ने के लिए। वे लोग वैसा गरीब भी नहीं होते थे और वैसा अमीर भी नहीं होते थे, तो इन लोगों का नया नाम पड़ा न्यू मिडिल क्लास। तो समझ गए ना न्यू मिडिल क्लास किसे कहते हैं, ये कहाँ से आया? भाई एक चीज़ जान लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना सबसे पहले इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में 1750 से 1800 के बीच से ही इंडस्ट्रीज सब लगना चालू हो गया था। और बात करें फ्रांस, जर्मनी, ये सब का तो 19th सेंचुरी में फैक्ट्रीज लगना चालू हुआ। 19th सेंचुरी में मतलब वही 1801 के बाद से ही इनमें फैक्ट्रीज सब लगना चालू हुआ। भाई अब हम लोग जानेंगे कि मिडिल क्लास में कैसे लोग आते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स में वही टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, यही सब आ जाते हैं।
तो ये सब मिडिल क्लास में आ जाते हैं भाई। जो मिडिल क्लास के लोग थे इनके पास पैसा आना शुरू हो गया था। आदमी के पास पैसा आता है तो क्या करता है, पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, तो उनके बच्चों लोगों के दिमाग में बुद्धि भर गया। बुद्धि भर गया तो वे लोग सवाल करने लगे, देश में राजा का बेटा ही राजा क्यों बनता है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। 17 किस्म का सवाल करने लगे। क्या क्या हुआ ये सब तो हम लोग जानेंगे इस पार्ट में। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। देखो भाई, लिबरल मतलब क्या होता है इससे पहले जान लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ जानेंगे। लिबरल आया है लिबर शब्द से, लैटिन वर्ड है लिबर। तो लिबर मतलब होता है फ्री। भाई सिंपल समझो, मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते थे, वे लोग आज़ादी चाहते थे। और क्या चाहते थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तुम एक चीज़ पढ़े होगे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे ना, उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई टैक्स लगाना है तो सब पे लगाना, खाम खा थर्ड स्टेट के लोगों के साथ ऐसा बेईमानी क्यों कर रहा है, खाली थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, नियम लगाना है तो सबके साथ लगाओ, नहीं तो किसी के साथ मत लगाओ। इनका यही कहना था। अब पॉलिटिकली लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर मैंने बताया ना यार, ये सोशली था। अब पॉलिटिकली जानेंगे। पॉलिटिकली लिबरलिज्म मतलब होता है कि जो देश में सरकार बनेगा ना, देश का जो रूलर बनेगा ना, वो लोगों के सहमति से बनेगा। ऐसे ही अरे अरे न तू खैरे राजा का बेटा सरकार नहीं बनेगा। अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिकली लिबरलिज्म मतलब क्या होता है। देखो भाई, उस समय यूरोप का क्या हालत था। एग्जाम्पल लेते हैं जर्मनी से। ये जो गोल गोल मैंने बनाया है ना, ये सब राज्य मान लो, अलग अलग राज्य हैं देश के अंदर, ये सब अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग राजा है। तो ये आदमी को अपना सामान को लास्ट वाला राज्य में पहुंचाना है, तो इसको ये सब राज्य में होकर के जाना होगा। भाई इसका रास्ता में जो जो राज्य आएगा, सारा राज्य सामान का 5% पैसा टैक्स के रूप में लेगा। अब बताओ भाई, टैक्स देते देते इंसान का हालत पंचर हो जाएगा यार, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये जो बीच बीच में टैक्स बैरियर है ना, तो ये सब टैक्स बैरियर को हटाना ही इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब है। भाई एक एग्जांपल देख लो जो तुम्हारे किताब में ही है। एक जगह है हैम्बर्ग और दूसरा जगह है नरेमबर्ग। तो भाई किसी आदमी को कोई भी सामान को हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग लेना है तो 11 जगह टैक्स देना पड़ेगा। बाप रे बाप। और हर जगह अपने सामान का 5% टैक्स देना पड़ेगा। भाई ये टैक्स है या हनुमान जी का प्रसादी है जो कि 5% सबको बांटना पड़ रहा है। आधा से ज़्यादा पैसा तो टैक्स देते ही ख़त्म हो जा रहा था यार। ये 1833 का घटना है ना। अच्छा, पहला दिक्कत तो ये टैक्स वाला दिक्कत है। सेकंड दिक्कत और ज़्यादा माथाफोड़ी करता है भाई। देखो अलग अलग ये सब राज्य हैं, अब अलग अलग राज्य का अलग अलग करेंसी है। जा सबका अलग अलग करेंसी है। अब एक राज्य में घुसो, उसके बाद दूसरा राज्य में जाने के लिए करेंसी चेंज करना पड़ेगा। अब एक राज्य में करेंसी चेंज करना होता तो ठीक ही था, लेकिन सब राज्य में ऐसा ही करेंसी चेंज करना होगा यार। ये सब करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है। एक जगह करेंसी चेंज करना होता तो ये अलग बात था, लेकिन हर जगह करेंसी चेंज करो, ये कैसा बात हुआ भाई। तो ये दूसरा प्रॉब्लम। अब तीसरा प्रॉब्लम देखो, वेट और मेजरमेंट को लेकर के। तुम बोलोगे यार नेपोलियन तो वेट एंड मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम निकाल दिया था। भाई ये जर्मनी का बात है। और वैसे भी नेपोलियन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है, जिसके बाद नेपोलियनिक कोड हटा दिया जाता है। यहाँ पर मैंने 4 जगह का नाम लिखा हुआ है, चारों जगह 1 येला का वैल्यू लिखा हुआ है। यार कपड़ा उपड़ा को नापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं ना, वैसा ही जर्मनी में येला का यूज करते हैं। तो चारों जगह एक एक येला का अलग अलग वैल्यू है। एक जगह 54 है तो दूसरा जगह 65 है, एक जगह 55 है तो दूसरा जगह 57 है। ये सब दिक्कत होता था यार, नापने तोलने के लिए ये सब इतना दिक्कत होगा तो व्यापार कैसे होगा। 1833 में ये सब दिक्कत होने के बाद 1834 में प्रशिया ने एक यूनियन बनाया। बाद में इस यूनियन में जर्मनी के कुछ स्टेट ने भी ज्वाइन किया। तो इस यूनियन का नाम क्या है यार, इस यूनियन का नाम है जोल्वेरेन। नीचे इसका डेफिनेशन देख सकते हो। तो भाई इसमें प्रशिया के लोग और जर्मनी के कुछ स्टेट के लोग, कुछ नहीं लगभग बोल ही दो, तो वे लोग आपस में बातचीत करते हैं और एक नियम बना देते हैं। क्या नियम बनाते हैं, ये जो था ना यार, जिस राज्य से गुजरो उस राज्य को टैक्स दो, जितना राज्य से जाओ उतना राज्य को अलग अलग टैक्स दो, ये सब वाला सिस्टम को ख़त्म करती है।
अच्छा, टैक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा करेंसी। भाई प्रशिया और जर्मनी में 30 करेंसी चलते थे, 30 करेंसी। सब 30 करेंसी को हटाया गया और सिर्फ 2 करेंसी को रखा गया। बोला गया कि नहीं, कुछ नहीं, बस 2 करेंसी चलेगा। बहुत दिक्कत होता है इस साला। ट्रेडिंग को और आसान करने के लिए रेलवे लाइन को बढ़ावा दिया गया, मतलब रेलवे लाइन बना दिया गया। अब भाई व्यापारी लोग का तो 4 चांद लग गया, वे लोग आराम से व्यापार कर सकते हैं। भैया आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन का क्या होता है और इसके बाद का कहानी। भैया यहाँ पर क्लास 10 SST का प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाके तुम इस चैप्टर का सारे वीडियोस को देख सकते हो।